हेलो बच्चों, तो कॉपी और पेन ले लीजिए और आज वाला टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है जिसको हम कहते हैं कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम पे निकाल सकते हैं, क्योंकि कूलॉम साइंटिस्ट ने ये डिफाइन किया कि दो चार्जों के बीच फोर्स कैसे लगता है और उस फोर्स को कहते क्या है, वो चार्ज क्या था। तो आज का जो टॉपिक है उसको हम बताना चाहते हैं कूलॉम्स लॉ। तो आइए देखिए, कूलॉम्स लॉ बड़ा ध्यान से देखिएगा। ये कूलॉम्स लॉ, कूलॉम साइंटिस्ट थे, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिफाइन किए, लेकिन कुछ इसमें ऐसे पॉइंट हो जिसका जानना बड़ा जरूरी है। अब वो क्या है, यहां देखो, ये दो चार्ज हैं Q1 और इस चार्ज को हम बोलते हैं Q2। बहुत ध्यान से देखना, दो चार्ज हमने बताया, एक Q1 और Q2, इसके बीच डिस्टेंस क्या है, R है। लेकिन एक पॉइंट समझ जाना, ये दोनों चार्ज कौन से चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज है। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि जो पॉइंट चार्ज होता है वो क्या होता है। तो मैंने कहा था कि जो पॉइंट चार्ज होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन वो कभी मोशन नहीं कर सकता, ऑलवेज रेस्ट में होता है, इसलिए उसका नाम होता है पॉइंट चार्ज। तो जितने न्यूमेरिकल्स होते हैं वहां पॉइंट चार्ज का यूज करते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन या तो पॉजिटिव चार्ज में हो सकता है या तो नेगेटिव चार्ज में हो सकता है। तो पॉइंट चार्ज में थोड़ी सी प्रॉपर्टी यहां देखिए, अगर जो दोनों पॉजिटिव है चार्ज, ये Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव होंगे, तो समझ जाना इसमें रिपल्सन होना है। ये समझ जाना कि एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, तो इसका मतलब इसमें अट्रैक्शन हो जाएगा। और ये समझना कि दोनों निगेटिव हैं, तो इसका मतलब इसमें रिपल्सन होगा। ये पॉइंट चार्ज की प्रॉपर्टी है। आपसे पूछा सकता है टू पॉइंट चार्ज के बीच अट्रैक्शन होता है कि रिपल्सन होता है, या अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों हो सकता है, या नॉन ऑफ दिस। तो आपको बताना है कि अगर जो टू पॉइंट चार्ज है उसमें अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए और ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो मैंने क्या बताया, टू पॉइंट चार्ज है तो उसमें अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है। ये पॉइंट चार्ज की प्रॉपर्टी होती है। तो कूलॉम ने सबसे पहले अपनी डेफिनेशन में पॉइंट चार्ज को इंक्लूड किए और पॉइंट चार्ज से ही वो डेफिनेशन बनाया। कैसे, यहां देखिए, इसके बीच में क्या है, डिस्टेंस R है, इसका भी बड़ा इफेक्ट है। लेकिन सबसे पहले ये दोनों चार्ज के बीच जो स्पेस है उसको वैक्यूम कर दिए। वैक्यूम, याद रखना, वैक्यूम पे अलग फार्मूला बनेगा और मीडियम पे अलग फार्मूला बनेगा। तो बहुत ध्यान से देखना, टू चार्ज Q1 एंड Q2। अब कैसे फोर्स लगता है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखो मैंने लिख दिया Q1 इंटू Q2, और सेकेंड पॉइंट में आपको लिखा 1/r²। ये डिस्टेंस है, ये इन्वर्सली होता है। जितना आप डिस्टेंस कम करते जाओगे उतना ही फोर्स बढ़ता जाएगा, और जितना डिस्टेंस अधिक करते जाओगे उतना ही फोर्स कम होता जाएगा। तो ये फार्मूला बना। अब देखा जाए तो हम कैसे दिखा सकते हैं इसको, बड़ा ध्यान से देखना। यहां देखो, इसको हम बोलेंगे द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। एक बार और सुनो, बड़ा ध्यान से सुनना। The electrostatic force is directly proportional to product of two charges and inversely proportional to square of distance between them। इसको आप नोट कर लीजिए। मैंने कहा कॉपी पेन लेके बैठिए, हाँ, जो पॉइंट मैं बताता हूं उसको नोट करिए, आज जो बोर्ड पे लिखता हूं उस पॉइंट को नोट करिए। एक छोटा इंपॉर्टेंट नोट्स बना लीजिए और उसके थ्रू हम सारे के सारे न्यूमेरिकल को
सॉल्व करेंगे। तो आइए देखिए, मैंने आपको दिखाया कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ एक कांस्टेंट वैल्यू देना है जिसको हम कहते हैं K और E, इसको Q1 Q2 बाई में आर स्क्वायर कह सकते हैं। ठीक है, क्या मैंने बोला? Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सही माने में ये Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर में ये जो हमारा KE है, इसको क्या कहते हैं? इसको बड़ा ध्यान से सुनना, कैसे निकालते हैं, कहते क्या है। तो देखो मैं दिखा सकता हूं KE का जो नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट। क्या नाम होता है? यहां देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट। क्या नाम मैंने दिया भाई? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट। किसको बोलते हैं? KE को। अब चाहो तो तुम यहां से KE निकाल सकते हो। देखो कैसे, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, इससे डिवाइड कर दो तो KE इक्वल टू मैं क्या कह दूं? F आर स्क्वायर अपान में Q1 Q2। ये भी फार्मूला आपको जानना है। क्या बताया हमने? F आर स्क्वायर अपान में Q1 Q2। इस पॉइंट को आप समझिए। अब यहां आसानी से आप इसकी यूनिट निकाल सकते हो। के की यूनिट क्या होगा? देखो, चलो बताओ, फोर्स है तो इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और आर स्क्वायर है यानी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और अपान में देखो चार्ज है, इसको आप बोल सकते हो कूलम का स्क्वायर। ओके, तो मैंने आपको दिखाया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट की यूनिट क्या हो सकती है। देखो बेटा, मैंने यहां यूनिट लिख दिया, लेकिन हम चाहे तो यही डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन नहीं मिल सकता है मेरा। देखो डायमेंशन निकाल सकते हो। ये फोर्स है ना, न्यूटन है, तो इसके लिए डायमेंशन होता है MLT-2। और ये मीटर, इसके लिए आप क्या लिख सकते हो? L स्क्वायर। आइए, चार्ज के लिए क्या होता है? AT, लेकिन स्क्वायर में है तो आप लिख सकते हो A स्क्वायर T स्क्वायर। ओके, अब इसको डायमेंशन सॉल्व कर लेते हैं। कैसे? तो यहां देखो, M वही रहेगा, L और L मिलके L क्यूब हो जाएगा, T-4 हो जाएगा और A-2 हो जाएगा। आपने डायमेंशन भी निकाल लिया। यहां यूनिट डायमेंशन दोनों निकाल लिया। किसका? एक बार और सुनते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट के लिए आपने यूनिट भी निकाला और आपने डायमेंशन भी निकाल लिया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको नोट कर लीजिए। अब देखा जाए हम न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे निकालते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी भाई? KE की। इसको कहते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 9 × 10⁹। ये आपको याद रखना है, यानी KE की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 9 × 10⁹। ये जो वैल्यू मैंने लिखा है इसको आप याद रखिए, और ये वैल्यू आप यहां पुट कर सकते हैं इस पॉइंट पे। देखिए, अब यहां ये वैल्यू आएगा तो फोर्स क्या बनेगा? देखो, K को हटा दिया मैंने, KE को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैं इस पर डिस्कस करने वाला हूं कि एप्सिलॉन नॉट क्या है। ये आप नहीं जानते हो, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है। कई बार देखा जाए तो ये मेंस वगैरह में इसके डायमेंशन यूनिट भी पूछे गए हैं और अच्छे क्वेश्चन भी बन जाते हैं इससे। तो मैं यहां दिखा रहा हूं Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला बना। आपको डेरिवेशन करना है तो इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। अब न्यूमेरिकल लगाना है तो देखो, इसके जगह पर मैं क्या लिखा हूं यहां? 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाई में आर स्क्वायर। ये फार्मूला मैंने आपको बना दिया, ये फार्मूला आपको बन गया। ये दो फार्मूले आपको मिले हैं और ये दोनों फार्मूले से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स आप निकाल सकते हो। मैंने कहा कूलम्स लॉ में क्या डिफाइन करते हैं हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स को डिफाइन करते हैं, और यही हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है। एक बार इस पॉइंट को और देखिए। 2 चार्ज है Q1 Q2, बीच में हमने क्या कर दिया? वैक्यूम कर दिया।
उसके बाद मैंने देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में फोर्स क्या होता है, कौन सा फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। उसके बाद मैंने दिखाया के क्या है, तो मैंने आपको बताया के जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट होता है। और देखो मैंने यहां लिखा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट का फार्मूला कैसे निकाला, तो देखो मैं क्या किया, के इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपन Q1 Q2 कर दिया। ये के क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट होता है। फिर मैंने देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है यूनिट और डायमेंशन। देखो मैंने यूनिट और डायमेंशन दोनों निकाल लिया। न्यूमेरिकल वैल्यू भी हमने आपको दिखाया, यहां न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसे निकाल लिया। और देखो फोर्स का फार्मूला ये बन गया। लेकिन कुछ बातें इसके साथ और आपको ऐड कर लेना है, समझना है। पेन कॉपी निकाल लीजिए और ध्यान से मेरी बात को सुनिए, फिर उसको इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कर लीजिए वो मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने कहा लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स या कूलम्ब्स लॉ। आइए देखिए इसकी लिमिटेशन क्या हो सकती है। पहला पॉइंट, ये जो दोनों चार्ज में लिखा हूं, ये दोनों चार्ज में से कोई भी चार्ज मोशन नहीं कर सकता। अगर दोनों चार्ज में से कोई भी चार्ज मोशन किया तो फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। सेकेंड पॉइंट, दोनों चार्ज में से कोई भी चार्ज 0 नहीं हो सकता। अगर जो कोई भी चार्ज 0 हुआ तब भी फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट यानी थर्ड पॉइंट, दोनों चार्जों के बीच की जो डिस्टेंस है वो मिनिमम 10⁻⁻15 मीटर होनी चाहिए, यानी 1 फर्मी होनी चाहिए। अगर जो 1 फर्मी से कम हुआ तब भी ये फोर्स 0 हो जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट यानी फोर्थ नंबर में क्या आता है, देखा जाए कि जो दोनों चार्ज है उसके बीच में अगर जो कोई मेटल्स आ गया तब भी ये समझ जाना ये फोर्स 0 हो जाएगा। मैंने कितने पॉइंट बताया, 4 पॉइंट। यानी आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है फिर भी ये फोर्स 0 हो सकता है। उस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। पहला, दोनों चार्ज में से कोई भी चार्ज मोशन नहीं करना चाहिए, हमेशा रेस्ट चार्ज होना चाहिए, याद रखिएगा। और उसके बाद कोई चार्ज की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट में मैंने आपको बताया कि इसमें देखा जाए कि जो दोनों चार्ज हमने रखा है इनके बीच जो डिस्टेंस हो 1 फर्मी से कम नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा हो जाए काम चल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कि इसके बीच में कोई मेटल्स नहीं आना चाहिए। इन केस मेटल्स आ जाएगा तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू उसके लिए क्या होती है, तो उसके लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, वो फोर्स को 0 कर देगा। मैं इसके आगे बताने वाला हूं, लेकिन इसकी लिमिटेशन मैंने आपको बता दिया। एक पॉइंट और है यहां जानना कि कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। याद रखिए मैंने क्या बोला, कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो आइए देखिए वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये कई बार पूछ सकता है कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो आओ देखो, चार्ज मैंने वही दिखाया Q1, यहां भी चार्ज हो गया Q2, इसके बीच डिस्टेंस रहा R, बहुत ध्यान से देखिएगा। और जो फोर्स लगता है वो फोर्स F12 यानी 1 पे 2 का फोर्स लगना है, रिपल्सन फोर्स। और देखा जाए 2 पे 1 का फोर्स लग रहा है, वेक्टर दिखा दीजिए, लगा। दोनों एक दूसरे को क्या करें, रिपेल कर रहे हैं। इसका इधर और इस पॉइंट का इधर, 1 पे 2 का लग रहा है और 2 पे 1 का लग रहा है, और दोनों क्या कर रिपेल कर रहे हैं। अब यहां देखा जाए फोर्स का फार्मूला मैंने अभी आपको बताया था, जो पीछे मैंने लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई में क्या R स्क्वायर, तो लिखा था। लेकिन यहां देखो इसको वेक्टर फॉर्म में दिखाता हूं और 1 2 लिख दिया तो मैंने ये भी आपको बताया था कि फोर्स इनवर्सली होता है डिस्टेंस के। इसका मतलब यहां हम 2 1 लिख सकते हैं और यहां भी यूनिट वेक्टर दिखा सकते हैं। देखो हो गया, ऐसे लिखना है आपको वेक्टर फॉर्म में। सेकेंड में देखा जाए फोर्स को 2 1 दिखा दिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वही रहा, Q1 Q2 बाई में R। अब देखो 2 1 है तो यहाँ क्या लिखूंगा बोलो, 1 और 2 डिस्टेंस वाला स्क्वायर, और यहाँ यूनिट वेक्टर दिखा दें 1 और 2 का। इसका मतलब ये दोनों फोर्स हमने दिखा दिया आपको।
इस तरीके से लिखेंगे तो वेक्टर फॉर्म में आप प्रूफ कर सकते हैं इसको, कूलॉम्स लॉ को। और यहां देखिए आपको क्या दिखाई दिया, 1 और 2 इक्वल टू -2 और 1, आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है। और यहां देखो न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई हो गया, एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, आप देख सकते हैं। और दूसरा पॉइंट भी देख सकते हैं, क्या यूनिट वेक्टर वाला, ये भी माइनस क्या है 2 1 अपोजिट है, दिखाई दिया। तो यहां क्या बताओगे, जो कूलॉम्स लॉ है वो कैसा बिहेव कर रहा है, बोलो। तो न्यूटन थर्ड लॉ जैसा। और न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है, एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो आप दिखा सकते हो, आप कह भी सकते हो कि कूलॉम्स फोर्स ओबे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये लाइन लिख सकते हो। अब इसको मैं हटाता हूं और इसी के बाद इसका अगला टॉपिक जो मैंने आपको बताया, क्या जो के ई की वैल्यू है, और के ई की वैल्यू क्या है, यहां देखो मैंने लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, शायद आप इसको नहीं जानते। और यहां मैंने दिखाया था इक्वल टू 9 × 10⁹, यानी इसके पहले मैंने आपको लिख के दिखाया था ये के ई क्या है, बोलिए। तो मैंने कहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट है। तो आइए देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट में ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं। तो बेटा इस सिंबल का नाम है एप्सिलॉन, इसको नॉट भी कह सकते हैं या जीरो भी कह सकते हैं। इस पूरे सिंबल को कहते हैं एप्सिलॉन जीरो या एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो अब एप्सिलॉन नॉट को, ये तो सिंबल का नाम है, कहते क्या है, तो याद रखिए यहां एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। स्पेस, याद रखना परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्यों कहते हैं, तो मैंने इसके ऊपर बताया था दोनों चार्ज के बीच में क्या होना चाहिए भाई, तो ये वैक्यूम होना चाहिए, इसलिए इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, याद रखिए। लेकिन सोचो एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है जिससे आप इसको निकाल सकते हो। थोड़ा देखो के ई और एप्सिलॉन नॉट क्या रिलेशन में इन्वर्सली है, तो क्यों ना हम इसको के ई और एप्सिलॉन नॉट को ऐसे दिखा दें। ऐसे दिखाने से आप सोचोगे फायदा क्या है, तो हम इसका यूनिट डायमेंशन निकाल चुके हैं, तो इसका भी यूनिट डायमेंशन आसानी से मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट का यूनिट डायमेंशन मैंने आपको बताया कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा गया है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसका यूनिट डायमेंशन पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट है। तो आप कैसे निकालोगे, तो मैंने कहा कि इसके इन्वर्सली कर दो, तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट डायमेंशन ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब देखो मैंने कैसे कहा, एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/k बन सकता है, के तुम निकाले हो अभी मैंने पीछे आपको बताया था। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो जाए, के जल्दी बोलो, तो मैंने लिखा था इसके लिए न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान में कूलॉम स्क्वायर, तो एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा, कूलॉम अपान में न्यूटन मीटर स्क्वायर। देखो मिल गया। आपसे कोई पूछे कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की यूनिट क्या होती है, तो आप देखो दिखा दोगे, आप यहां लिख सकते हो क्या, यूनिट एप्सिलॉन नॉट, निकाल लिए, आपने दिखा दिया यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, यूनिट मिल गया आपको। आप चाहो तो यही दिखा दो इसका डायमेंशन, और डायमेंशन भी जस्ट अपोजिट होगा किसका, के ई का। तो मैंने कहा क्यों ना हम इससे यूज करें, इस फार्मूले का यूज करें और इससे आसानी से दोनों का यूनिट डायमेंशन निकाल लें। ये कॉन्सेप्ट ठीक है, क्योंकि मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा भी गया है, इसलिए आप इसको निकालने का एक तरीका यूज कर लीजिए कि कैसे आपको बताना होगा, कैसे सॉल्व करना होगा। तो देखो मैं यहां आपको बताया, ये सारे के सारे थ्योरी नहीं, ये कॉन्सेप्ट हैं, और ये कॉन्सेप्ट 1 by 1 करके आपके एग्जाम में पूछा गया है।
तो आपको जानना है कि किस तरीके से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से उस क्वेश्चन का सलूशन मुझे देना है, आंसर देना है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको लिख रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं, दिखा रहा हूं कि देखो इस तरीके से हम एग्जाम में लिख सकते हैं और अलग अलग हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम अलग अलग क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो मैंने इसलिए आपको दिखाया कि एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा। तो क्यों ना हम इसी से निकाल लेते हैं, एक को याद रखें, दोनों को सॉल्व कर लें। यह आसान कॉन्सेप्ट है, उस तरीके से हम सॉल्व भी कर सकते हैं। और एक बार निकाल के भी दिखाते हैं आपको। चार्ज है तो a स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा, देखो यहां। फोर्स है तो mL-T-2 हो जाएगा और मीटर के लिए L स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो बेटा कैसे सॉल्व करते हैं इसको। m ऊपर जाएगा, m-1, L-3, T4 हो जाएगा और A2 हो जाएगा। जस्ट उसके अपोजिट मैंने लिख दिया। जस्ट उसके अपोजिट मतलब किसके अपोजिट? तो के क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट के देखा जाए तो ये क्या मिला आपको? अपोजिट मिला। यूनिट और डायमेंशन दोनों अपोजिट मिला। तो बड़े आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। एक बार और समझिए कि अगर जो के का यूनिट और डायमेंशन आपको मालूम है तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट डायमेंशन निकाल सकते हैं। और एप्सिलॉन नॉट को कहते क्या है? तो मैं यहां लिखा हूं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये इंपॉर्टेंट आप क्वेश्चन को समझे हैं कि कैसे हमारे एग्जाम में थ्योरिटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है और हम आसानी से उसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इसमें कि अब अगर जो फोर्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही की बात करते हैं, लेकिन वो फोर्स अब मीडियम में आ जाए तो क्या करेंगे? मीन्स ये देखिए दोनों चार्ज हैं, ये भी मैं वही फोर्स बता रहा हूं। कौन सा? कूलॉम्स लॉ में ही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखो वही लिखा हूं Q1 Q2। ये दूसरे कॉन्सेप्ट में आता है। देखो इसके बीच में मैं पीछे वाले में वैक्यूम लिखा था, देखो चेक करो, लिखा था ना। अब मैं यहां मीडियम दिखा देता हूं। मीडियम डिस्टेंस देखो R है, मीडियम आ गया दोनों चार्जों के बीच में। मीडियम आने से क्या होगा? इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? सोचो, ये चार्ज इस पे डायरेक्ट अटैक कर रहा है या रिपल कर रहा होगा, लेकिन मीडियम आ जाएगा तो बीच में मीडियम आने से उसका डायरेक्ट इफेक्ट कम हो जाता है। आइए जो मीडियम होगा उस मीडियम में आप वाटर आ गया, आइस आ गया, एथेनॉल आ गया, ग्लास आ गया, माइका आ गया या कोई मेटल आ गया। यानी देखा जाए तो सॉलिड, लिक्विड, गैस में से तीनों में से कुछ भी हो सकता है। इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर और मेटल में कुछ भी हो सकता है। इसके बीच में जो भी आता है उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी उसी को हम K से डिनोट करते हैं, जिसको कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जो भी इसमें रखा जाएगा उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होगा? मीन्स यहां देखो कैसे मिला। पहले तो ये जानो कि अगर जो पहले वैक्यूम था उसमें जो फोर्स हमने लगाया था उस फोर्स का फार्मूला देखो, मैं यहां लिख देता हूं दोबारा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहां ध्यान देना है क्योंकि हो सकता है ये बातें थोड़ी सी आप मिस कर जाओ तो फिर गलत हो जाएगा सर। देखो इसके पहले मैं ये फोर्स लिखा था और जब मैंने ये फोर्स लिखा था उस समय इन दोनों चार्जों के बीच में वैक्यूम था, यानी पूरी फ्री स्पेस था, कुछ भी नहीं था उसके अंदर, खाली था। लेकिन अब तो उसके बीच में मीडियम आ गया। तो मीडियम आ गया, अब वैक्यूम वाले रीजन में क्या दोनों में फोर्स इक्वल होगा? नहीं, दोनों में फोर्स डिफरेंट होगा। और डिफरेंट कैसे होगा, क्या होगा? तो यहां देखिए, जो पहले ही क्वेश्चन का आंसर आपको मैं देता हूं कि जो मीडियम वाला फोर्स होगा और जो वैक्यूम वाला फोर्स होगा दोनों में डिफरेंट क्या है बेटा? देखो यहां ये समझ जाना, यानी यहां डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मिलती जाएगी और आप मीडियम वाला फोर्स निकालते रहोगे वैक्यूम वाले फोर्स से। तो चाहो तो आप इससे दिखा सकते हो।
तुमसे भी पूछ सकता है कि जो मीडियम वाला फोर्स है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ क्या रिलेशन होता है, तो आप बताओगे इन्वर्सली होता है। यहां देखो F1 by F2 इक्वल टू K2 by K1, एक रिलेशन निकाल सकते हो क्योंकि ये इन्वर्सली होता है। मिला? इसमें आप ग्राफ भी बना सकते हो बेटा, इन्वर्सली होता, देखो यहां ग्राफ बना लिया। ये भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। बहुत ध्यान से सुनना, इस थ्योरी में कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, ना कि इसकी थ्योरी बता रहा हूं। अब इसमें क्वेश्चन कैसे मिला आपको, ये भी क्वेश्चन मिल गया। डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकता है कि दोनों चार्ज के बीच में कुछ नहीं था, उस समय जो फोर्स आपने निकाला था, वैक्यूम वाला फोर्स निकाला था, उसकी वैल्यू यहां गिवन है, लेकिन सडनली उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया तो फोर्स कितना होगा, तो आप K की वैल्यू लिख करके आप फोर्स निकाल सकते हो सकता है दो आपको K की वैल्यू दे दे, K मींस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। यहां देखो मैं K लिख देता हूं, क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्यों क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो मैंने कहा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर जो गिवन है सबका, तो आसानी से उस वैक्यूम वाले फोर्स से भी आप मीडियम वाला फोर्स निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको दो फोर्स बताया, पहले ये बताया, अब फोर्स ये बताने जा रहा हूं। तो देखो बहुत ध्यान सुनना, ये ग्राफ भी मैंने बता दिया और ग्राफ कैसे रिलेशन भी मैंने बता दिया, और डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है, इन्वर्सली होता है, ये भी मैंने आपको बताया। बड़ा ध्यान से इसको देखना, इस टॉपिक को, क्योंकि इस टॉपिक में बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जा रहे हैं। अब देखो मैंने इसको हटा दिया, अब यही कुछ सब नोट करते रहना। अब यही मैं क्या इस फोर्स को यहां लिख सकता हूं, तो लिखूंगा तो मीडियम वाला जो फोर्स होगा हमारा, वो देखो क्या मिलता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये K यहीं लिख देता हूं, K, उसके बाद Q1 Q2 बाय में R स्क्वायर। देखो सारे पॉइंट ये मैंने लिख दिया है, लेकिन इसमें एक पॉइंट ऐड कर दिया K, ये ठीक से देखो K, इतना पॉइंट जो मेरे पास आया एक्स्ट्रा आ गया। अब यहां भी कई क्वेश्चन आते हैं बेटा, बहुत ध्यान सुनना, कई क्वेश्चन यहां भी बन गए। कैसे बन गए, देखो ये जो हमारा मीडियम वाला फोर्स है 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं, दोनों को हटा करके एप्सिलॉन नॉट और K को हटा कर केवल एप्सिलॉन लिख सकते हैं। बड़ा ध्यान सुनना, एप्सिलॉन लिख सकते हैं। उसके बाद Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। हम ये मीडियम के लिए फार्मूला बना सकते हैं। लेकिन आपके दिमाग में एक डाउट आ गया कि सर ये एप्सिलॉन क्या है और आपने K और एप्सिलॉन नॉट लिखा है, ये दोनों क्या है। देखो एक रिलेशन है, मैंने कहा इन दोनों के जगह पर ये लिख सकते हो। ठीक है, आप ये दोनों हटा लीजिए, ये दोनों वहां एप्सिलॉन, इसको कहते क्या है, तो बेटा देखो मैं इसको बता रहा हूं क्या कहते हैं। बड़ा ध्यान से सुनना इसको, आओ मैं यही बता देता हूं। यहां देखो, यानी मैंने लिख दिया एप्सिलॉन इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट। इस पे कई क्वेश्चन है बेटा, ये मैंने फार्मूला जो बनाया इसको कहते हैं, देखो यहां तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस आपने बोल दिया, तो इसको बोलोगे परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या बोलोगे, एप्सिलॉन को देखो मैं लिख देता हूं परमिटिविटी ऑफ मीडियम, लेकिन एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते थे, बोलो परमिटिविटी ऑफ, ये तो मीडियम है, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। दोनों समझ में आ गया। और तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है कि इसको क्या बोलते हैं, अभी मैंने बताया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। देखो बेटा ये तीनों बातें समझना बड़ा जरूरी है। अगर जो दोनों चार्जों के बीच में कोई मीडियम आता है तो उस समय आप बोलोगे परमिटिविटी ऑफ मीडियम, लेकिन इनके बीच में कुछ भी नहीं है, वैक्यूम है, तब बोलोगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये समझ में? तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस पे भी जब क्वेश्चन आता है तो आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर न्यूमेरिकल लगाने के लिए इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, इससे लगा सकते हो।
लेकिन अगर जो मीडियम आ गया तो यहीं से क्या करना होगा, मीडियम वाला फोर्स F/K कर लेना, ये फोर्स निकाल लेना और K से डिवाइड कर देना, तब भी मीडियम का फोर्स आ जाएगा। तो आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। अगले एपिसोड में केवल मैं न्यूमेरिकल्स बताऊंगा आपको कि इस पे कितने टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं और कौन हमारे न्यूमेरिकल्स बोर्ड में आते हैं, कौन न्यूमेरिकल कंपटीशन में आते हैं। 1 बाय 1 करके सारे न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम क्या करें, इस कॉन्सेप्ट को समझे जो 1 बाय 1 करके अलग अलग कॉन्सेप्ट ब्रेक करके मैं आपको बताना चाहता हूं, और इस पे भी न्यूमेरिकल कैसे आता है इसको भी दिखाना चाहता हूं। तो देखो मैंने लिखा, एक बार और समझिए। एप्सिलॉन क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन नॉट को कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। के कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका मतलब ये बातें आप यहां देख सकते हो। लेकिन तुमसे अगर जो पूछ दिया जाए, इसको मैं रफ करने वाला हूं, नोट आपने कर लिया, मैंने कहा कॉपी पेन लेके बैठो और सारे पॉइंट को नोट करते रहो आप। अब देखो मैं इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने वाला हूं, बड़ा ध्यान से देखना इसको। इस पे भी हमें क्वेश्चन जानना है, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो यहां देखो बेटा, मैंने कहा कि अगर जो आपको K की वैल्यू मिल जाए तो आपको, तो मैंने इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अभी नहीं बताई, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू इसका होता है, याद रखिएगा, एप्सिलॉन नॉट का 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम अपान में क्या, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है। आप जानना चाहोगे वैल्यू कैसे निकाली जाती है, तो देखो मैं दिखा भी देता हूं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, मैंने क्या दिखा दिया, KE, और KE को कहते हो 9 इंटू 10⁻9। मैं निकाल के दिखा देता हूं, क्यों ना हम इसकी वैल्यू यहां रख दें, यानी ऐसे कर ले, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9, और 1/4 इंटू, चलो पहले दिखा देता हूं, 4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻9 इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हो। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल लो आप, 1/4 इंटू 3.14 इंटू में 9 इंटू 10⁻9, और ये क्या होता है आपको मालूम होगा, न्यूटन इंटू मीटर अपान में क्या, कूलम स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू आई, देखो मैं प्रूव करके दिखा दिया आपको, इसको सॉल्व करके दिखा दिया, और ये आ जाएगा 1 में डिवाइड करते हैं 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर अपान में न्यूटन मीटर, क्योंकि ऊपर चला जाएगा और ये आपके न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगी। तो मैंने आपको दिखा दिया एप्सिलॉन नॉट की न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे आएगी। देखो मैंने यहां आपको अलग से आपको बता दिया, इसको भी आप नोट कर सकते हो, नोट कर लिया। अब यहां देखो न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, क्योंकि 4 से 5 न्यूमेरिकल को आपको इस पे मिलेगा, हो सकता है उससे ज्यादा भी मिल जाए। तो छोटे बड़े क्वेश्चन हमारे पास आते रहेंगे, हमारा कॉन्सेप्ट बढ़ता रहेगा और हम अपने कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलते रहेंगे, तो क्यों ना हम बड़े क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नहीं सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट होंगे तब, सारी बातें समझ में आएगी तब सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 करके मैं कॉन्सेप्ट को बताते जा रहा हूं, और 1 बाय 1 करके आप अपने कॉपी पे नोट करिए, और फिर उसको एक बार रिवाइज करिए, 2 बार रिवाइज करिए, और फिर आप अपने बुक पे जाइए, न्यूमेरिकल के पास जाइए, आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। क्योंकि अभी तो मैं सारे न्यूमेरिकली कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ये तो थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, कितने टाइप के न्यूमेरिकल्स बने हैं, कितने टाइप के बन सकते हैं, कौन एग्जाम में आया है, बोर्ड में कौन कंपटीशन में आया है, सब 1 बाय 1 करके मैं आपके पास एक्सप्लेन करूंगा, और फिर आप उसको सॉल्व करो। देखो कितना आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो चलिए आइए देखिए, अब यहां मैं दिखा सकता हूं 8.85 इंटू 10⁻12, ये लिख दिया। सोचो कि आपके पास K की वैल्यू होता, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू आपके पास मिल जाए, तो आप क्या निकाल सकते हो, बोलो। आप निकाल सकते हो परमिटिविटी ऑफ मीडियम की वैल्यू निकाल सकते हो, या इसी को एक और नाम देते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्या बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम भी इसको कह सकते हो आप, एप्सिलॉन को। और आसानी से क्वेश्चन में कई बुक में आपको रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम ही नाम दिया है, या आप परमिटिविटी ऑफ मीडियम भी कह सकते हो, दोनों नाम जानते रहो तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब देखो ये आया, लेकिन एक पॉइंट तो आपके पास बच गया बेटा, क्या, आखिर मैं K कैसे निकालूंगा, ये कैसे मालूम होगा, यही ना। और ये K क्या है, तो मैंने आपको बताया डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है।
तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम कैसे निकालेंगे? सर मुझे कैसे मालूम होगा? अगर जो ये यहां होता तो मैं न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेता, और इसके वजह से कई न्यूमेरिकल बन सकते हैं, नहीं बन सकते? अगर जो कह दिया आपको कि परमिटिविटी आप मीडियम की वैल्यू फाइंड करिए, और किसके लिए? एथेनॉल के लिए, माइका के लिए, ग्लास के लिए, मेटल के लिए, वाटर के लिए, आइस के लिए, तो सारे क्वेश्चन बन गए। हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो फिर एक क्वेश्चन आ जाता है आपके सामने कि सर क्यों ना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कुछ बता दीजिए जिससे हम आसानी से वो क्वेश्चन सॉल्व कर लें। तो ये बात सही है। अब आपको जानना चाहिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है और कैसे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू याद रखेंगे, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो सकती है। तो चलिए अब आपको मैं एक इसका लास्ट टॉपिक बताता हूं कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। देखो बेटा, ये एक फार्मूला, ये आप समझते रहिए, इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। इसमें एक इसकी प्रॉब्लम है, आपको ये मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। अब ये कैसे मिलेगा, आओ यहां से देखते हैं। इसकी वैल्यू आपने नोट कर लिया क्या? परमिटिविटी ऑफ, क्या है बोलो, क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यही है ना? अब देखिए इसके लिए हम K निकाल सकते हैं यहां से, तो क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर जो बाई चांस आपसे पूछ दे, क्योंकि आपको याद नहीं होगा, बुक की लाइनों में कॉन्सेप्ट नहीं है ठीक से, तो आपसे पूछ दे कि डेफिनेशन बता दो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, यूनिट बताओ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, डायमेंशन बताओ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, और ये बताओ कि ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर होती है, वेक्टर होती है, और कि टेंसर होती है। ये 3-4 क्वेश्चन आपके पास आ गया, तो 1 बाय 1 करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखो, मैं यहीं से फार्मूला बनाया, आप भी बनाओ। देखो मैंने लिख दिया, कई बार तो इसी पे क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अब हम बताने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन कैसे बनाओगे। देखो बना सकते हो आप, रेशियो है किसका, किसका रेशियो बेटा? देखो परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये दोनों के रेशियो को ही बोल सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या डेफिनेशन नहीं बना सकते हो? कितनी आसान डेफिनेशन बनेगी। द रेशियो ऑफ क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मिल गया? एक पॉइंट आपने निकाल दिया कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे निकालोगे, तो आप निकाल सकते हो। अब दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं, यही क्या, इसकी यूनिट और डायमेंशन क्या होता है, तो भी लर्न मत करो, उसको भी देखो कैसे। यहां कूलम स्क्वायर अपान में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, तो इसका भी तो होगा कूलम स्क्वायर अपान में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। जैसे आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा होगा, क्या होता है? मीडियम में लाइट की स्पीड और वैक्यूम में लाइट की स्पीड। वैसे यहां भी हम देख सकते हैं, एक मीडियम के लिए, एक वैक्यूम के लिए, तो देखो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आपसे कोई पूछे कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, तो यूनिटलेस। डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशनलेस। तो एक लाइन में कॉन्सेप्ट ले सकते हो, नोट करो, बोल रहा हूं मैं, नोट करो उसको, कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज यूनिट एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी। क्या बोलोगे? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज यूनिट एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी। न यूनिट होता है न डायमेंशन होता है, दोनों नहीं होता। तो एक क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। इसमें कई क्वेश्चन बने, सारे क्वेश्चन का आंसर 1 बाय 1 करके मैं बता रहा हूं। सबको पेन कॉपी निकालो और नोट करते जाओ, उसको रिवाइज करो, रिवाइज करने के बाद बुक पे जाओ, रेफरेंस बुक रखो, और उस एनसीईआरटी इंक्लूड रेफरेंस बुक, और उसके बाद उसके सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके सॉल्व करने की कोशिश करो। आज तो मैं इसकी थियरी बता रहा हूं, कल के टर्न में मैं आपको बताऊंगा इस पे न्यूमेरिकली कॉन्सेप्ट, कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, कौन क्वेश्चन नीट के एग्जाम में आता है, कौन आईआईटी मेंस में आता है, और कौन क्वेश्चन आईआईटी एडवांस में आता है। तो मैं आपको नेक्स्ट टर्न में क्या बताऊंगा,
वो न्यूमेरिकल बताऊंगा जो न्यूमेरिकल आपके कंपटीशन और बोर्ड में आते हैं। लेकिन 2 मिनट का ये टॉपिक है, इसको ध्यान से देखिए आप। अब मेरे पास मिल गया, डायमेंशन भी नहीं होता, यूनिट भी नहीं होता, लेकिन होता क्या है इसका, आपसे पूछ दिया जाए कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है कि वेक्टर है कि टेंसर है, तो बेटा आप बता देना कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज टेंसर क्वांटिटी। याद रखना ये टेंसर क्वांटिटी होती है। कौन सी क्वांटिटी? टेंसर क्वांटिटी। अब एक पॉइंट और बचता है इस फोर्स को सॉल्व होने में, और वो होता है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको बड़ा सावधानी से नोट करना, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और वो 1 मिनट का टॉपिक है, बड़ा ध्यान से देखना आप। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू, पहला आप नोट करते रहेंगे, कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट करते रहेंगे, और मैं बोल रहा हूं बड़ा ध्यान से सुनिएगा। अगर जो प्योर इंसुलेटर है आपके पास, एक बार और सुनिए, अगर जो प्योर इंसुलेटर है तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। क्या होती है? 0। नोट कर लिए, प्योर इंसुलेटर है तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 0 होती है। कॉपी पेन निकाले तो नोट करिए। और अगर जो आपके पास प्योर इंसुलेटर नहीं आया, बहुत सारे इंसुलेटर में आ सकता है, अगर जो आपके पास मिल गया, क्या ग्लास मिल गया, तो 3 से और 6 के बीच में डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हो सकती है। अगर जो आपके पास माइका मिल गया तो 5 से 10 के बीच में डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हो सकती है। अगर जो आपके पास एथेनॉल मिल गया, C2H5OH, याद रखिए इस पे क्वेश्चन बने हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर जो आपके पास एथेनॉल मिल गया तो इसके लिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू देखा जाए तो क्या होती है? 25 होती है। किसके लिए? C2H5OH। याद रखिएगा, यहां लिख दे रहा हूं C2H5OH। एथेनॉल के कितना बताया? 25। अगर जो आपके पास आ जाए कैरोसिन ऑयल तो 26 होता है। आपके पास आ जाए वाटर तो वाटर के लिए 80 से 81 तक होता है। आपके पास आ जाए आइस तो आइस के लिए 90 होता है। और आपके पास आ जाए मेटल तो कोई भी मेटल होता है उसके लिए इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है। याद रखिए कि अगर जो हम मेटल की बात करते हैं, मेटल के लिए तो इनफाइनाइट हो जाएगी इसकी वैल्यू। एक चीज और देखिए, यहां मैं लिख देता हूं, सिल्वर लिख दिया, कॉपर लिख दिया, गोल्ड लिख दिया, एल्युमिनियम लिख दिया, कुछ भी इसमें से मिल जाए, इसके अलावा जितने मेटल है उससे कुछ भी मिल जाए तो हमेशा आप बताएंगे इसके लिए वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। इसका मतलब सुन लीजिए एक बार और कि डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो? 0 टू इनफाइनाइट कुछ भी हो सकती है। मैंने आपको बताया प्योर इंसुलेटर 0 बोला ना, एयर के लिए 1 लिख लीजिए। उसके बाद आपको मैंने बताया माइका का बताया, ग्लास का बताया, एथेनॉल का बताया, उसके बाद मैंने आपको बताया वाटर का बताया, आइस का बताया, और टाइटेनियम ऑक्साइड भी आ जाता है तो 170 नोट कर सकते हैं। उसके बाद आपको मेटल बताया और मेटल के लिए इनफाइनाइट होती है। इस तरीके से मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जिसको डिफाइन करने वाले कोलॉम्स थे उसको मैंने सॉल्व कराया, उसकी लॉ को बताया और उसका लिमिटेशन बताया, उसके फार्मूले बताए। फार्मूले 2 कंडीशन में आते हैं, वैक्यूम में कैसे होता है, मीडियम में कैसे होता है, ये भी मैंने डिफाइन किया। फिर मैंने बताया के का नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, उसका यूनिट डायमेंशन बताया। फिर मैंने बताया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट डायमेंशन, मैंने तीनों बताया। और उसके अलावा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताया, उसका भी यूनिट डायमेंशन और न्यूमेरिकल वैल्यू बताया। इस तरीके से आज का ये एपिसोड मैं क्लोज करता हूं और नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू किसके ऊपर? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे, जो हमारे बोर्ड से लगाई कंपटीशन में आते हैं। थैंक यू।